Hello students, this is our second video lecture of chapter first. In previous video, we have learnt about preparation of soil, sowing, fertilizer, manure. Now we talk about irrigation. All living beings need water to live. सभी लिविंग बींग्स को ज़रूरत होती है वाटर की जीने के लिए. वाटर क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है फ्लावर, फ्रूट और प्लांट्स के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए. वाटर जो है हमारे प्लांट की रूट के थ्रू क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है. अलॉन्ग विथ वाटर मिनरल एंड फर्टिलाइज़र आर ऑल्सो एब्जॉर्ब. वाटर के साथ साथ मिनरल और फर्टिलाइज़र भी क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं. प्लांट 90% वाटर कंटेन करता है और वाटर बहुत ज़्यादा इसेंशियल है सीड के जर्मिनेशन के लिए. अंडर ड्राई कंडीशन में सीड का जर्मिनेशन पॉसिबल नहीं है. न्यूट्रिएंट इन डिजोल्व इन वाटर गेट ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट. जो भी वाटर में मिनरल न्यूट्रिएंट डिजोल्व है वो प्लांट के सारे पार्ट तक पहुंचता है. वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रोस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स. वाटर क्या करता है, क्रॉप को ठंड और गर्मी दोनों से बचाता है. टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्थी क्रॉप ग्रोथ. और सॉइल में मॉइस्चर को मेंटेन करके रखता है क्रॉप के हेल्थ के लिए. ओके. फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली. फील्ड्स को रेगुलरली वाटर सप्लाई करते रहना चाहिए. ओके. द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन. एक डिफरेंट इंटरवल डिफरेंट टाइम में, है ना, डिफरेंट इंटरवल में हमको क्या करना चाहिए, जो भी हमारी क्रॉप है उसको वाटर सप्लाई करना चाहिए. इसी को क्या कहते हैं हम, इरिगेशन, सिंचाई करना. ठीक है. ऐसा नहीं करना है कि आज दे दिया या फिर 24 घंटे तक पानी की नली वगैरह छोड़ दी खेत में, तो वो क्या होगा, हमारी सारी क्रॉप ख़राब हो जाएगी. क्या करना है, जैसे अभी आधा घंटा हमने क्या कर दिया, क्रॉप को वाटर सप्लाई कर दिया. अब हम क्या करेंगे, आधे घंटा शाम को कर देंगे, फिर अगले दिन सुबह कर दिया, फिर शाम को कर दिया. तो एक डेफिनेट इंटरवल में करना है. ओके. द टाइम एंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन. अब आपको पता है ये इरीगेशन का टाइम और फ्रिक्वेंसी क्या होता है, अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग सॉइल के लिए भी अलग अलग होता है, और सीज़न अलग अलग सीज़न के लिए भी अलग अलग होता है. ठीक है. अगर हम क्रॉप की बात करें तो जो हमारी पैडी है, यानी कि जो राइस की क्रॉप है हमारी, उसको ज़्यादा वाटर लगता है तो हमको ज़्यादा इरिगेशन करना पड़ेगा. लेकिन इसके अलावा दूसरी क्रॉप है जिनको वाटर की कम वाटर की नीड है, तो फिर हमको ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सॉइल, अगर हमारी ऐसी सॉइल है जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जिसकी ज़्यादा हो, तो फिर उसमें आपको ज़्यादा वाटर देने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन ऐसी सॉइल जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा इरिगेशन करना पड़ेगा. समर, सीज़न टू सीज़न की बात करते हैं तो इन समर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर. गर्मी में हमको इरिगेशन की ज़्यादा इरिगेशन करना होता है, क्योंकि प्लांट्स को ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वाटर का इवोपरेशन भी ज़्यादा होता है. ओके. वाई इट इज़ सो, ऐसा क्यों है? कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ इवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड लीव्स. क्या ये सॉइल और लीव्स में से रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ जाता है गर्मी के टाइम? क्या इसलिए ऐसा कुछ होता है? सोचे और आंसर दें. फिर बूझो कहता है, आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट. लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड डाइड. बूझो कहता है, इस बार मैं बहुत केयरफुल रहूँगा प्लांट्स को वाटरिंग देने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था, इसके जो प्लांट्स थे वो सूख गए थे और ख़त्म हो गए थे. सोर्स ऑफ इरीगेशन, द सोर्स ऑफ इरीगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पोन्ड्स, लेक, रिवर, डैम एंड कैनाल. है ना, रिवर है, लेक है, पोन्ड है, कैनाल है, डैम्स है, इन सब से हम क्या कर सकते हैं, इरीगेट कर सकते हैं हमारी फील्ड को. ठीक है. ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरीगेशन, द वाटर अवेलेबल इन वेल, लेक्स, कैनाल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजन. क्या होता है कि जो वेल, लेक, कैनाल्स, डैम्स, इसमें जो वाटर है उसको क्या किया जाता है, ऊपर लिफ्ट किया जाता है, ऊपर की साइड खींचा जाता है. अलग अलग मेथड में, अलग अलग रीजन, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मेथड यूज़ की जाती है और इसको फील्ड में यूज़ किया जाता है. केटल और ह्यूमन लेबर का यूज़ किया जाता है इन मेथड में, है ना. तो ये मेथड बहुत चीप होती है बट लेस इफ़िशिएंट होती है. ज़्यादा काम नहीं ले सकते हम इस मेथड से, है ना, मतलब काम कम होता है. द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर.
फर्स्ट है मोड सिस्टम। इसमें क्या होता है, एक आपको सामने रोप दिख रही है, रोप है, इसमें बेल की गर्दन से इस रोप को बांध दिया जाता है, ठीक है, और वो बेल आगे चलता है और इस तरीके से वाटर पुल अप होता है, वाटर लिफ्ट होता है। यहाँ ये दिख रहा है रिंग लगी हुई है और ये मोट है। ये मोट से वाटर क्या होता है, ये मोट खींचता है बेल के अंदर से, और ये ह्यूमन बींग उसको क्या कर देता है, फील्ड में वाटर को ऐड कर देता है। तो मोड सिस्टम बहुत इजी है, बुल के थ्रू ये चलाया जाता है। सेकंड हमारा चेन पंप सिस्टम, ठीक है। चेन पंप सिस्टम में क्या होता है, यहाँ एक लीवर लगा होता है और उसमें बहुत सारी बकेट्स लगी होती है, ठीक है, और वो किसी भी कैनाल रिवर वगैरह में कनेक्टेड होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये यहाँ पर एक चेन लगी रहती है और इस चेन के थ्रू क्या होता है, ये बकेट यहाँ तक आती है और फिर वाटर फील्ड में आ जाता है। इधर भी एक लीवर लगा रहता है ना। अब ये बकेट क्या, ये लीवर जैसे ही गोल गोल घूमता है कंटिन्यू, तो बकेट क्या होती है, इस चेन पे ट्रांसफ़र होती जाती है और ट्रांसफ़र होती है और वाटर डाल देती है और वाटर कहाँ आ जाता है, हमारा फील्ड में आ जाता है। इस तरीके से ये चेन पंप सिस्टम वर्क करता है। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट है हमारा ढेकली, है ना। ये भी ट्रेडिशनल मेथड है। ये क्या है, यहाँ पर एक बीम लगा हुआ है और यहाँ स्टोन लगा हुआ है। इस वुड को हमने स्टोन से बांध दिया जिससे कि ये जो हमारी बकेट है वो स्टेबल हो जाए, है ना। तो ये बकेट इसके अंदर जाती है, जब ये स्टोन हटाते तो बकेट अंदर चली जाती है, और जब ऊपर वापस लेके आते तो यहाँ स्टोन लगा देते जिससे वो स्टेबल हो जाए, और फिर फार्मर उस बकेट का यूज़ करके उसको फील्ड में वाटर यूज़ कर लेता है। तो ये था आपका ढेकली सिस्टम। समझ में आया। बहुत ईजी है ये, बहुत ईजी वे में हो जाता है, लेकिन बहुत लेस इफ़िशिएंट है ये, है ना। नेक्स्ट है हमारा रहट। इसमें क्या होता है, ये जो बेल है इस लीवर को चलाता है, ये लीवर है और ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये इस वुड के थ्रू बेल चला रहा है, और ये यहाँ पर इस सेंड में लीवर लगा हुआ है, पाइप लगा हुआ है, और जो किससे कनेक्टेड है, सामने आपको अलग बकेट दिख रही होगी, ये भी लीवर है। यहाँ पर क्या है, वाटर स्टोर हो जाता है और इसके थ्रू फील्ड में चला जाता है। जब ये बेल क्या करता है, इस लीवर को जब ये बुल गोल गोल सर्कल में घूमता है तो सामने आपको जो दिख रहा है वो रिंग जिसपे बकेट्स लगे हुए हैं, वो भी क्या होती है, राउंड राउंड घूमती है, और उस हर एक बकेट वाटर लेके नीचे से आती है, और फिर ये जो सामने यहाँ पर एक ये बनी हुई है होदी टाइप आपको दिख रहा है, इसमें वाटर को छोड़ देती है, और वहाँ से निकलते हुए वो वाटर एक वे बना हुआ रहता है जहाँ तक हमको वाटर लेके जाना है फील्ड तक, उस वे के थ्रू वो सारा वाटर फील्ड में पहुँच जाता है। ये आपका रहट सिस्टम। This is the modern method of irrigation. This is a sprinkler system. Okay, this system is more useful on the uneven land. स्प्रिंकलर सिस्टम वहाँ पर बेस्ड होता है जहाँ अनइवन लैंड होती है, जहाँ पर वाटर अवेलेबल नहीं होता। सैंडी सॉइल में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है ये वाला सिस्टम। ओके, द परपेंडिकुलर पाइप हैविंग रोटेटिंग नोजल, यहाँ पर आपको दिख रहा है परपेंडिकुलर पाइप है, इसमें रोटेटिंग नोजल लगे हुए हैं, ठीक है। देखो उस डायग्राम में, सॉरी वीडियो में, ये रोटेटिंग नोजल लगे हुए हैं, और जॉइन किससे जॉइन है, मेन पाइपलाइन से। जैसे हमने ऑन करा, ये रोटेटिंग नोजल क्या हो जाते हैं, हमारे स्टार्ट हो जाते हैं सी, और फील्ड में क्या हो जाता है, वाटरिंग हो जाती है। मेनली कहाँ होता है, सैंडी सॉइल में इसको हम यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी बहुत कम होती है। दिस इज़ द ड्रिप सिस्टम। सेकेंड मॉडर्न मेथड क्या है, ड्रिप सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है, वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजीशन ऑफ द रूट। जस्ट रूट में क्या होता है, वाटर इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप आता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, ड्रिप सिस्टम। ओके, ये बेस्ट टेक्निक है फ्रूट प्लांट को वाटर देने की, ठीक है। इसमें क्या होता है, वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप होता है, वाटर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है ना। और ये कहाँ पर ज़्यादातर यूज़ होगा, जहाँ पर वाटर क्या हो, बहुत कम अमाउंट में हमको मिलता हो। टॉपिक इज प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। Buzo and Pahli went to a nearby wheat field and
so that there were some other plant in the field. बूझो एंड पहेली कहाँ गए? उनके पास में वीट फील्ड में गए और उन्होंने देखा कि वहाँ पर कुछ अदर प्लांट भी थे फील्ड में. बूझो का क्वेश्चन है, हैव दीज अदर प्लांट बीन प्लांटेड पर्पसली? क्या ये जो दूसरे प्लांट है किसी पर्पस से उन्होंने प्लांटेड किए हैं, लगाए हैं? In a field, many other undesirable plant may grow naturally along with the crop. These undesirable plant are called weeds. क्या होता है कि प्लांट मेन क्रॉप के साथ कुछ अनडिजायरेबल प्लांट भी अपने आप ग्रो कर जाते हैं नेचुरली, है ना. उसी को हम क्या कहते हैं? वीड्स. जैसे कि चारा वगैरह उग जाता है ना क्रॉप्स के साथ, उनको कहते हैं वीड्स. द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग. और वीड्स को रिमूव करने की प्रोसेस को हम कहते हैं वीडिंग. Weeding is necessary since weeds compete with the crop plant for water, nutrients, space and light. Weeding बहुत ज़रूरी है, weeds को रिमूव करना ज़रूरी है. अदरवाइज़ क्या होगा कि जो weeds है वो क्रॉप प्लांट के वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस और लाइट सब कुछ क्या करेगा? शेयर करेगा. और अगर वो उस सारा शेयर करता है तो जो क्रॉप को चाहिए उतना क्रॉप को मिल नहीं पाएगा, तो क्रॉप हमारी हेल्दी नहीं होगी. ठीक है. दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप. और वीड्स क्या करती है? क्रॉप की ग्रोथ को अफेक्ट करती है. सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग. कुछ वीड्स हार्वेस्टिंग में भी इंटरफेयर करती है. एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल एंड ह्यूमन बींग. और ये बहुत कुछ पॉइजनस भी होती है एनिमल और ह्यूमन बींग के लिए. फार्मर अडोप्ट मेनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ. फार्मर कई सारे तरीके यूज़ करते हैं वीड्स को कंट्रोल करने के लिए, है ना. टीलिंग की प्रोसेस हमने पढ़ी थी. टीलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स. जब हम टीलिंग करते हैं, सॉइल को लूज़ करते हैं, तो क्या होता है कि वो क्या होती है, जड़ से उखड़ जाती है और फिर सूख जाती है और सूखने के बाद सॉइल में मिल जाती है ना. द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स. वीड्स को रिमूव करने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है? जब वो फ्लावर और सीड प्रोड्यूस करने से पहले वीड्स को हमको रिमूव कर देना चाहिए. द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड. मैनुअल जो जनरल फिजिकल मेथड है वीड्स को रिमूव करने की, वो क्या है कि हम खुरपी की हेल्प से क्या करें, उसको वीड्स को रिमूव कर दें टाइम टू टाइम, है ना. दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी की हेल्प से किया जाता है, या फिर सीड ड्रिल की हेल्प से भी हम ये कर सकते हैं. वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग केमिकल्स की हेल्प से भी हम वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं. और उन केमिकल्स को हम कहते हैं वीडिसाइड्स. एक एग्जाम्पल है वीडिसाइड्स का 2,4-D. दीज आर स्प्रेड इन फील्ड टू किल द वीड्स. वीड्स को किल करने के लिए इसको फील्ड में स्प्रे किया जाता है. वीडिसाइड्स को क्या किया जाता है? वाटर के साथ डाइल्यूट किया जाता है और जितने अमाउंट में हमको वाटर की ज़रूरत होती है उसमें ऐड करके उसको फील्ड में स्प्रे किया जाता है स्प्रेयर के थ्रू. समझ में आया? स्प्रेयर के थ्रू क्या करते हैं, उसको हम वीड्स को, केमिकल्स को स्प्रे करते हैं वीड्स को रिमूव करने के लिए. सी दिस डायग्राम. ये क्या कर रहे हैं? वीडिसाइड स्प्रे कर रहे हैं. फिर वो जो क्वेश्चन करता है, डू वीडिसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडिसाइड स्प्रेयर. क्या वीडिसाइड्स जो पर्सन है जो वीडिसाइड्स को हैंडल कर रहा है, स्प्रे कर रहा है, क्या उसकी हेल्थ को इफेक्ट करता है ये? एज ऑलरेडी मैंशन द वीडिसाइड आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीडिंग फॉर्मेशन. ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि जब उसमें सीड और फ्लावर रिंग आने वाले होते हैं उससे पहले क्या करना होता है? वीड्स को रिमूव करना होता है. स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर. जब वो फार्मर वीडिसाइड को स्प्रे करता है तो वो उसकी हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है. तो क्या करना चाहिए? इस केमिकल को केयरफुली यूज़ करना चाहिए. दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विथ द पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग दिस केमिकल. हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पोर्टेंट टास्क. क्रॉप की कटिंग करना भी क्या है? एक इम्पोर्टेंट टास्क है. द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. क्रॉप के मैच्योर होने के बाद उसकी कटिंग करने की प्रोसेस को हम हार्वेस्टिंग कहते हैं. इन हार्वेस्टिंग क्रॉप आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड. हार्वेस्टिंग की प्रोसेस में क्या करते हैं? क्रॉप को ऊपर पुल करते हैं और फिर उसको ग्राउंड से कट कर देते हैं. इट यूजुअली टेक 3 to 4 months फॉर सीरियल क्रॉप टू मैच्योर. सीरियल क्रॉप के मैच्योर होने में 3 से 4 महीने लगते हैं. ओके. हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज़ आइदर डन बाय मैन्युअली बाय सिकल. हमारी कंट्री में हार्वेस्टिंग सिकल से भी होती है और एक मशीन होती है जिसको हम कहते हैं हार्वेस्टर, उससे भी हार्वेस्टिंग की जाती है.
इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन नीड्स सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड। जो क्रॉप कटिंग करी है उसमें से हमको ग्रेन्स को सेपरेट करने की ज़रूरत होती है। फ्रॉम द चाफ, जो कचरा होता है उसमें से हमको क्या करना होता है, ग्रेन्स को सेपरेट करना होता है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, थ्रेशिंग। चाफ से ग्रेन सेपरेट करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, थ्रेशिंग। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन। ये किससे होता है, एक मशीन से होता है जिसको क्या कहते हैं, कंबाइन, विच इज इन फैक्ट अ कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर। दिख रहा है आपको कंबाइन डायग्राम, जूम कर देती हूँ मैं, ये रहा आपका कंबाइन, ठीक है। आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट। पहली कहती है कि हार्वेस्टिंग के बाद कुछ स्टब्स डंखल वगैरह रह जाते हैं फील्ड में, जिनको बर्न करने पर क्या होता है, जिसको बर्न कर देते हैं। तो पहली वरीड है कि ऐसा करने से क्या होगा, पॉल्यूशन होगा, तो और आग भी लग सकती है ना, और ये क्रॉप को क्या करते हैं, दूसरी क्रॉप जो फील्ड में है उसको डैमेज भी कर सकता है ना। तो फार्मर विथ स्मॉल होर्डिंग ऑफ लैंड्स डू सेपरेट ऑफ ग्रेन्स एंड चाफ बाय विनोइंग। फार्मर क्या करते हैं, ग्रेन को सेपरेट करते हैं चाफ से, है ना, विनोइंग द्वारा। यू हैव ऑलरेडी स्टडी इन क्लास 6th। ये विनोइंग मशीन दिखा रखी है, देखें आप लोग, जिसमें से चाफ को ग्रेन से सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टोरेज। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। जो भी हमारा ईल्ड हमको मिली है, जो भी हमको हमारे क्रॉप मिली है, उसका स्टोरेज करना एक इम्पोर्टेंट टास्क होता है। इफ़ द क्रॉप ग्रेन्स आर कीप टू बी केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, जब यदि हम क्रॉप्स को लंबे समय तक रखना होता है तो इट शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर। वो मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रेट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सेफ होना चाहिए, है ना। द फ्रेश क्रॉप हैज़ मोर मॉइस्चर। जो फ्रेश, जो नई क्रॉप होती है, नई फसल होती है, उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में मॉइस्चर होता है। और इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, और हम ऐसे कैसे फ्रेशली जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स थे उनको स्टोर कर लेते हैं सुखाए बिना, तो वो क्या हो जाएंगे, स्पॉइल हो जाएंगे, या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर लग जाएंगे, है ना। लूजिंग देयर जर्मिनेशन कैपेसिटी, वो अपनी जर्मिनेशन कैपेसिटी भी खो देते हैं। हेंस बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन, है ना। क्या करना चाहिए, ग्रेन्स को स्टोर करने से पहले सन में उसको सुखा लेना चाहिए, क्योंकि उसमें मॉइस्चर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट्स, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंजाई। ये क्या करता है, इंसेक्ट्स, पेस्ट और बैक्टीरिया, फंजाई, इससे प्रिवेंट कर देता है। फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स। फार्मर क्या करते हैं, जो हमारे ग्रेन्स हैं उनको किस में स्टोर करते हैं, जूट बैग्स में और मेटेलिक बीन्स में। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स डन इन सिलो। जब हम बड़े पैमाने पे ग्रेन्स को स्टोर करते हैं तो वो किस में करते हैं, सिलोज और ग्रेनरीज में। ये देखें आप, ये सिलोज हैं, दिख रहे हैं, और ये क्या है आपकी ग्रेनरीज हैं, ठीक है। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रेट एंड इंसेक्ट्स। ये सब क्यों करते हैं हम, चूहों और इंसेक्ट से बचाने के लिए। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। सूखी नीम की पत्तियों को हम यूज़ करते हैं घर में फूड को स्टोर करने के लिए। अगर हमको लार्ज क्वांटिटी में, एक बड़े पैमाने पे अगर हमको स्टोर करना है तो हम वहाँ नीम लीव्स का यूज़ नहीं कर सकते, ओके। जैसे कि गोडाउन्स है तो वहाँ पर केमिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, कीड़े मकोड़ों, कीड़े वगैरह से बचाने के लिए, ठीक है। फूड फ्रॉम एनिमल्स, हमको फूड मिलता है एनिमल से, आप सबको पता है। पहला फूड हमारा यहाँ टेबल में बता रखा है मिल्क, और उसका सोर्स कहाँ है, कहाँ से मिलता है, काऊ, बफेलो, शी गोट, शी कैमल, है ना। तो बाकी के सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपको फील करने हैं कि क्या फूड हो सकता है और उसके सोर्स क्या है। सोर्स आपको एनिमल ही बताना है, एनिमल से ऑब्टेन होने वाला फूड ही इसके अंदर आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। आफ्टर completing this table you must have seen that like plant animal also provide us different kind of food। आप देखेंगे कि प्लांट तो हमको फूड देता ही है, उसके अलावा एनिमल भी हमको डिफरेंट काइंड के फूड्स देता है। मैनी पीपल लिविंग इन कोस्टल एरिया कंज्यूम फिश। कई सारे पीपल जो कोस्टल एरिया में रहते हैं वो क्या करते हैं, मेजर उनका डाइट क्या होता है, फिश होती है।
इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्लांट से ऑब्टेन होने वाले फूड. वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड्स, सोइंग एक्सेट्रा. हमने देखा अभी कि कौन सी क्रॉप प्रोडक्शन की प्रोसेस, कई सारी प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व होती है, जैसे सिलेक्शन ऑफ सीड, सोइंग एक्सेट्रा. सिमिलरली एनिमल reared at home or in farm have to be provided with proper food. जो एनिमल जिसको हम पालते हैं घर पे या फिर फार्म में, उनको हमको फूड प्रोवाइड करवाना होता है, उनको शेल्टर प्रोवाइड करवाते हैं, उनका ध्यान रखना होता है, विच इज़ डन ऑन द लार्ज स्केल, जो कि लार्ज स्केल पे होता है, उसको हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं. ठीक है, जहाँ एनिमलों को पाला जाता है ना, उनसे फूड ऑब्टेन करने के लिए, है ना, उसको हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री. फिश इज़ अ गुड फॉर हेल्थ. फिश क्या है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है. वी गेट कोड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश. हमको फिश से कोड लिवर ऑयल मिलता है. विच इज़ रिच इन विटामिन डी, जो कि विटामिन डी से भरपूर होता है. ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करेंगे. मैं ऑलरेडी आपको नोट्स दे चुकी हूँ, सारे क्वेश्चन आंसर आप लर्न करेंगे इस चैप्टर के. ओके, थैंक यू.